हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे लास्ट ईयर का ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक का पेपर। और उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट का जो होता है, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें हिंदी 100 मार्क्स की पूछी जाती है। उसी के बारे में 100 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। इसमें आंसर के साथ साथ उसका रीज़न भी दिया गया है कि किस लिए इस आंसर को सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। पहला प्रश्न है कंठ तालव्य, जिसमें कंठ से बोला जाता है और स्वर होना चाहिए। तो ए है अकंठ तालव्य, कंठ है लेकिन ये स्वर नहीं है। ठीक है, और ई है जो वो तालु है, तालु से बोला जाता है। आप बोल के देखिए, उच्चारण करके आपको पता चल जाएगा। ऊ बोलने के लिए ओठ का उच्चारण होता है, ए बोलने के लिए कंठ तालु, ये स्वर के अंतर्गत आता है। जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है किसी व्यंजन का संयोग किसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसको संयोग द्वितीय बोलते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप क्या क्या है। संयुक्त व्यंजन है, सपृष्ठ है, ईषत है। तो संयोग द्वितीय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। क्या संयोग द्वितीय, जब किसी व्यंजन का संयोग किसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, ठीक है, कक्का, सच्चा, अन्न आदि। जैसे आप बोल के देखिए उच्चारण, तो ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यंजनों में अशोक, उषम और महाप्राण है। हिंदी इसका ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का टफ होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हिंदी के प्रश्न बहुत ही टफ होंगे क्योंकि 100 मार्क्स के हैं और लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है जो कंप्लीट हिंदी व्याकरण कवर करती है, सीजीपीएससी हो या यूपीएससी, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से। नोट करके रख लीजिए पृथ्वीनाथ पांडे का। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, उष्म और महाप्राण क्या है। तो अघोष ध्वनि क्या होती है, उष्म और महाप्राण, तीनों के बारे में पहले देख लीजिए। नीचे हाँ, डायरेक्ट आंसर बताने से आपको समझ नहीं आएगा। अघोष ध्वनि वह होती है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, स और श, ये सारे व्यंजन हैं, देख सकते हैं आप। उष्म, उष्म क्या होता है, जिनका उच्चारण एक प्रकार से रबर या घर्षण से उत्पन्न होता है। जैसे श, श्या, षटकोण के श, ह, ये सब। और महाप्राण क्या होता है, महाप्राण जो होता है, तो इसमें पूछा क्या है हमको, निम्नलिखित व्यंजनों में से अघोष, उष्म और महाप्राण है। तो इसमें अघोष, उष्म और महाप्राण तीनों पूछ रहा है, जो तीनों में आना चाहिए। तो जो शक्कर का श है, महाप्राण कैसे होता है देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हंकार की ध्वनि निकले। जैसे ख, घ, श, ह, श और षटकोण के श दोनों। तो इसका उपयुक्त में से तीनों व्यंजन जो कवर करता है वो है श। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। ये तो आप पढ़ के बता सकते हैं इसका लघु स्वर, इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेंगे। अ एक बड़ा स्वर है, आप उच्चारण से पता चलता है। ए ऋषि, ऋषि एकदम लघु स्वर है, जैसे आप उच्चारण से पता चलता है। उपरोक्त में सभी, तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसका डिटेल देख लेते हैं क्यों है आखिर। तो इसका हम देख लेंगे। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ईश्वर स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, इसे एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण के समय कम लगता है। जैसे उदाहरण अ, ई, उ, ऋ। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका सॉरी, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर में ऐसे द्विमात्रिक स्वर आते हैं, जैसे उच्चारण के लिए मैं बोल रहा हूँ, हश्व से दुगना समय लगता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए इसका, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, लुप्त स्वर होता है, ये त्रिमासिक स्वर कहलाते हैं। उच्चारण में हर्ष से तिगुना लगता है, जो पहला वाला है उससे। जैसे राम्य, रम्य, देखो जो कितना लंबा इसका उच्चारण हो रहा है, देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है विसर्ग किस वर्ग के से संबंधित है। तो विसर्ग संबंधित है कंठ, कंठ्य वर्ग। ठीक है, क्यों, देखिए कंठ वर्ग में क्या क्या आता है, अ, आ, क वर्ग और ह और विसर्ग वर्ग। आप पहले तो अलग से स्टडी कर लीजिए व्याकरण में वर्ग क्या होते हैं, सब आपको समझ आएगा। कंठ वर्ग होते हैं, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, तो इसमें कंठ वर्ग सही है। विसर्ग पूछा है ना, विसर्ग अ, आ, क वर्ग और ह, ये सारे विसर्ग में आते हैं। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग से एक क्वेश्चन तो आना ही है, आप डन इसमें कर लीजिए पहले ही।
चील है, उल्लू है, केचुआ है, पक्षी है। तो चील इसका स्त्रीलिंग संज्ञा प्रदान करता है, ठीक है। उल्लू, पक्षी को आप समझ के मत लगा दीजिएगा, चील इसका पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब 7वां प्रश्न, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा है, इसमें बताओ। देखो इसमें डॉट लगा है, मतलब ये प्रश्न विलोपित प्रश्न है, ठीक है। देख लीजिए इसमें इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। 7वां नंबर का आंसर क्या होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा है, ठीक है। लाला लालाइन, सुकुल सुकलाइन, बाद बाधिन, मामा मुमानी, ठीक है। और 8वां प्रश्न देख लीजिए, एक वचन और बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा है निम्नलिखित में से। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। साला शालाएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ, राजा राजाएं राजाएं, ये गलत है। जो गलत जोड़ा बोला है तो सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। राजा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही राजा राजा ही होता है, ठीक है, राजाएं नहीं। कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। क्षमा करना, नेता, जल, प्रेम, गिरी, क्रोध, राजा, पानी, कवच, ईश्वर, आकाश, सूर्य और मन, ये सारे एक वचन और बहुवचन में सेम होते हैं। लोक, दर्शन, आशु, अश्रु, भाग्य, 8, प्राण, दम, अक्षत, समान, केश, रोम इत्यादि का प्रयोग हिंदी के बहुवचन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, जो है निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल सूचक वाक्य का चयन करें, ठीक है। भविष्य काल सूचक वाक्य, तो पढ़ लीजिए आप। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, हम यह उसको दें, ईश्वर आपकी बढ़ती करे, ये तो गलती है, सी ऑप्शन। अब मैं क्या करूं, तो पहला वाला ऑप्शन आपको भविष्य काल में लगेगा, ठीक है। 10वां प्रश्न है, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा। वाक्य में कौन सा काल है, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर वह आता हुआ अगर वह आता हुआ मतलब वह आया नहीं है, हम लोग अभी सोच रहे हैं वो आता हुआ है, ठीक है। और तो क्या हुआ, तो ये सामान्य काल देख लीजिए, वह आता है, वह देखता है, ठीक है, ये सामान्य में आएगा। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, वह आता होगा, वह देखता होगा, ठीक है। और संभाव वर्तमान काल में क्या है, वह आया हो, वह लौटा हो। संभावना वाला जिसमें होता है संभव काल में आता है, ठीक है, वर्तमान काल। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो पढ़ के देखिए, वह आता हुआ तो क्या हुआ, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, ठीक है, ये दूसरा आएगा। 11वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द में निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका आपका आएगा डी, ठीक है। दासत्व है, बड़प्पन है, धैर्य है, सजावट। सजावट जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, मतलब किसी के भाव, कोई सज धज के आता है श्रृंगार करके तो एक भाववाचक संज्ञा निकलती है उसमें से, तो सजावट जो है भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 12वां प्रश्न देख लेंगे, गुरु के शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है। गुरु ने शिष्य को पोथी दी, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन से, पहले ही बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग आएंगे। गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है, तो गौण कर्म तथा मुख्य कर्म के बीच में आते हैं ये। गुरु ने शिष्य को पोथी दी वाला जो प्रश्न है, क्यों आते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। इस वाक्य में देख लीजिए आप, गुरु जो है वो कर्ता है, शिष्य जो है वो गौण कर्म है, ठीक है, जो कर्म कर्ता के पास हो, और पोथी जो है मुख्य कर्म है, जो कर्म कर्ता से दूर हो, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, देखिए, तथा शिष्य और पोथी क्रमशः क्या है, ठीक है। तो गौण कर्म तथा मुख्य कार्य, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि पोथी से दूर भी हो रहा है तो मुख्य कार्य के रूप में पोथी आएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, हम अलग से आपको बता भी देंगे। काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की विपत्ति को क्या करता है, तो विशेषण और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले आपको, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। ये जो है आपका मर्यादित से आश्रय रोकना या एक दायरे में बंधे रहना, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है मर्यादित। ये काला घोड़ा, काला विशेष शब्द विपत्ति को क्या करता है, ठीक है, तो मर्यादित करता है, मतलब उसे बांध के रखा गया है, ठीक है, मर्यादित, बांधे रखना। 14 प्रश्न देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से इसके बारे में देख लीजिए। काला घोड़ा शब्द में काला का विशेषण है, जो घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित यह संज्ञा
की विपत्ति के मर्यादित करता है, अर्थात केवल काले रंग का ही घोड़ा, अन्य रंग का नहीं। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। स्थानीय क्रिया विशेषण बोला गया है, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसी क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं, जैसे तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। जो पहला वाला ऑप्शन है, जो आपको उटपुटांग लगा, देखिए बाकी सभी ठीक है ना। स्थानीय क्रिया विशेषण हिंदी की पुस्तकें गड़गड़ बिकती है, उनसे ऐसा अनजाने ही किया होगा, तुम फिर कब आओगे। तो जो सिंपल वर्ड है उसको आपको लगाना ही नहीं है, जो तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, जो स्थानीय वर्ड यूज किया जाता है क्रिया विशेषण, उसी को लेना है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? गुरु भाई। ठीक है। दो, गुरु तत्पुरुष बोल रहे हैं, गुरु के अधीन, मतलब गुरु समास का विग्रह गुरु से भाई होता है, तो तत्पुरुष समाज में आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको विलोपित कर दिया जाता है। गुरु भाई समाज विग्रह गुरु से संबंध में भाई और कर्मधारा है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा विलोपित वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है। गुरु भाई अगर का समास विग्रह अगर करें हम, तो गुरु से संबंध के भाई, तो कर्मधारा है, जो इसका सी ऑप्शन है वो शायद सही हो सकता है। 16 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। जो आमचूर है, जो मनमाना है, दस्तकारी है और कानाफूसी है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष का चयन करें। अधिकरण मतलब जो तत्पुरुष समाज है उसके बारे में बोला जा रहा है, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति पर में लोप होता है। ठीक है।